साथियों, भारत के संविधान के वो प्रश्न आज आपको करवाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, आरआरबी, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर कोई भी स्टेट लेवल की आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के आज टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है पहले ये जो है साथियों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसको जो है ना किसके समय में, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। एक पॉइंट ये याद रखना है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिए मोरारजी देसाई का सरकार हुआ करता था, है ना। मोरारजी देसाई की सरकार थी 1978 में, जिस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। याद रखना, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा साथियों, यहां बात कर लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की। तो देखिए, इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। अब देखिए, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। ठीक है, इसको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। और याद रखना, ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसको रूस के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है या लिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा कब बनाया गया। यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में या फिर प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही जोड़ा गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। ठीक है, तो देखिएगा लोकसभा में 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो याद रखिएगा 47 यानी 47 सीटें। ठीक है, याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित हैं। तो याद रखना, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितना बताया मैंने, 47। याद रखिएगा, दोनों बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत या अनुच्छेद 330 के तहत। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट लेवल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण
करने का अधिकार किसको है? यानी कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद रखना भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाई भाग 3 में, जो कि राज्य के देखिए जो कि साथियों मौलिक मूल अधिकार की सूची के अंतर्गत आता है और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 में बताया गया है, 29 में, यह भी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो याद रखना भाजपा के यानी बीजेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, इसके प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपराज्यपाल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी संपत्ति इकट्ठा करना। संपत्ति इकट्ठा करना जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, इसको समाप्त कर दिया गया था ना। देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए यह भी ये जो है माफ करना मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो संपत्ति इकट्ठा करना करेक्ट आएगा। और देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए यह मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए यह भी मौलिक कर्तव्य है, और वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना विकसित करने के लिए यह भी जो है मौलिक कर्तव्य है, लेकिन संपत्ति इकट्ठा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। याद रखना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है साथियों याद रखिएगा 1773 माफी चाहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, जिसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है याद रखना नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, ये मैंने अभी आपको बताया 6 से 14 वर्ष। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अभी मैंने बताया कि साथियों आर्टिकल 36 to 51 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है ना। और देखिए यहां पर जो है ना पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखना अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया गया है? यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 का ए में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 का ए। याद रखिएगा, और यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। हालांकि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति माफ करना उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए पंचायती राज ये किस सूची का विषय है? तो साथियों पंचायती राज को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और वैसे पॉलिटी का आपको टॉप 500 क्वेश्चन का मैराथन क्लास भी मिल जाएगा, चैनल के अंदर देख लेना। अभी देखिए पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? तो भाई ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम इन सभी में है? हाँ है, उपरोक्त सभी करेक्ट आएगा। देखिए एक चीज आपको बता दे
नागालैंड का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही आता है। अरुणाचल प्रदेश का जो न्यायपालिका है वो भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, और असम का तो आता ही है। तो याद रखना, एक चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो राइट आंसर आएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कौन सा वो उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक क्षेत्र पर कार्य करता है, तो याद रखना गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों में या चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, लेकिन राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनका चुनाव जो है ये साथियों निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका चुनाव कराया जाता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अब देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें नेपाली भी है, कश्मीरी भी है, संस्कृत भी है। फारसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि फारसी, अंग्रेजी, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपका 9 जनवरी 1946 को, और इस दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है ना स्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर 1946 को, याद रखना। इसीलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बोला जाता है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। और देखिए यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1950 दिख रहा है। इस दिन संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था, यानी हमारा देश जो है वो गणतंत्र हुआ था। आगे देखिए अपृष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 17। अपृष्टता का अर्थ होता है साथियों छुआछूत, है ना, छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है कहां? तो देखिए जो धन विधेयक होते हैं ना, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, याद रखिएगा लोकसभा में। आगे देखिए संसद में किस वर्ष में, देखिए किस वर्ष में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिएगा यहां पर करेक्ट होगा 1989 में। पहले वोट देने का अधिकार जो है 21 वर्ष की आयु वाले को था, लेकिन उसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। 1989 करेक्ट होगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा होंगे? यानी संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 79 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79। देखिए हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन किया गया है किसमें? तो याद रखना साथियों करेक्ट आंसर आएगा प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। यहां पर अनुच्छेद 263 आप देख रहे हैं, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, और अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला की जांच कौन करेगा? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है उस मामले की जांच कौन करता है? तो याद रखना भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? अब देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो भाई याद रखना राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 4 यानी चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो याद रखना संसद के पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, राज्यसभा के लिए नामित
प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखना नरगिस दत्त, और अभिनेता राज कपूर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वीराज कपूर थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा कर सकते हैं कब? तो देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और कब कर सकते हैं? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। ये सभी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। हालांकि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। आगे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो याद रखना राष्ट्रीय आपातकाल में संशोधन की संघीय प्रकृति का क्या होता है भाई? तो बिल्कुल वैसी ही बनी रहती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? तो भारत चीन आक्रमण के समय, जो कि 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। देखिए, और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर आएगा, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। साथियों ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आगे देखिए सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो वह देखिएगा साथियों सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो देखना भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो भाई निर्वाचन आयोग की होती है। याद रखना निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो याद रखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को कहते हैं। जैसे कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा के लिए, है ना, तो ये जो है ना साथियों जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुनना होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसको त्यागपत्र देते हैं? तो भाई संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो भाई भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है क्या? अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में है, और इसमें क्या शामिल नहीं है? तो भारतीय वन सेवा शामिल है, भारतीय पुलिस सेवा शामिल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा शामिल है, बिल्कुल शामिल है, भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? याद रखना वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन किया जाता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 141? कोई एक आंसर होगा। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथियों क्लास को लाइक कर देना, और देखिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।